वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी जो कि फ्रेंड 2025 में आप लोग के बैच में कंटिन्यू चल रहा है, 25 से 26 आ चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे अब लास्ट आप लोग का जो पेपर बचा होगा फरवरी में, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 9 10 फरवरी को बचा हुआ। तो आप लोगों के सामने मैं क्लास लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ऑथेंटिक होगा। तो चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, अगर जेटेट सीटेट का तैयारी करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सारी चीज़ को मैं बता दूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले टेस्ट सीरीज का स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, इसी के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन बताऊंगा। देखते जाइए। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करते हुए 8% वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी आप लोग को मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ, जब भी आर्थिक यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी रेट आप लोग अर्धवार्षिक की बात करना चाहते हैं तो ये जो आप लोग का जो रेट रहता है उसको हाफ कर दीजिएगा। तो 8% का आधा क्या होता है 4, और टाइम को हमेशा क्या करिए, जो भी रहे उसको डबल टाइम्स, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अंतर, तो अंतर का यानी डिफरेंस का एक फॉर्मूला आप लोग को मैं बताया था। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, देन R/100 का होल स्क्वायर करते हैं। अब इस फार्मूला पे आप लोग पुट ऑन कर दीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल का वैल्यू देखे होंगे 24,000 दिया, तो मैं 24,000 ले दिया। और देन R का वैल्यू आप लोग के सामने 4 हो गया, तो 4 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 कर देंगे, यानी कि 100 इंटू 100 कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 से आपके सामने कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, देखिए 24 को देखिए यहाँ पे क्या करना है। 24 को सबसे पहले 4 चौक 16 से गुना कीजिएगा और इसको आप लोग 10 से डिवाइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 24 को 10 से गुना 24 को 16 से गुना करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग के सामने 6 चौक 24, यानी कि टोटल आएगा 384 आएगा। क्या आएगा 384। अगर आप लोग इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आप लोग को 38.4 आएगा। क्या आएगा 38.4 आएगा। तो राइट आंसर आएगा 38.4, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 38.4, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। याद रखिएगा अंतर का ही फॉर्मूला था। अगेन अंतर का फॉर्मूला आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, देन आप लोग रेट बाय 100 का होल स्क्वायर ले दे। ये 2 वर्ष के लिए होता है। क्लियर है। वही 3 वर्ष के लिए लिखेंगे तो प्रिंसिपल लिखिएगा रेट बाय 100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। देन यहाँ पे क्या कीजिएगा 300 प्लस R बाय क्या लिखिएगा 100। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। 42 घोड़े 27 दिनों में 270 केजी मकई खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 केजी मकई कितने दिनों तक चलेगा। असली मसाले सच MDH मसाला का यूज करना है। दैट मीन्स फ्रेंड्स मैन, तो मैन यानी घोड़ा हो गया 42, डी यानी कि टोटल 27 है। जो भी किसी एच के अलावा कोई चीज़ आता है तो उसे डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो क्या आगे 270 को नीचे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 घोड़े हैं, कितना दिन में खाएगा हमको निकालना, एक्स मान लिए, और टोटल कितना लिख रहा था आप लोगों के सामने 300। अब फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना। देखिए 21 का पारा में 42 2 टाइम्स आता है। क्लियर है। 27 का पारा में 270 10 बार में आएगा। 2 का पारा में 10 5 बार में आएगा, और 5 का पारा में 300 आएगा आपको 60 बार में। दैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग का एक्स का वैल्यू आएगा 60 डेज होगा। तो राइट आंसर होगा 60 डेज, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखिए ग्राफ का क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, इससे आप लोग बना लीजिए खुद से। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स 2 साइड्स इक्वल होगा, तीसरा अलग होगा। अब लिख रहा है इसका आधार समान भुजाओं का, दैट मीन्स इसका आधार यानी बेस जो रहा ना, समान भुजा का कितना है 6/5 है। यहाँ से अगर आप लोग कीजिएगा तो देखिए 5b बराबर 6a कर रहा, 6a आ रहा। क्लियर है। दैट मीन फ्रेंड्स आप लोग को अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, यानी कि देखिए अगर a और b का रेशियो अगर आप लोग निकालेगा तो आप लोग के अनुसार यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले 5/6 आएगा। अब देखिए 5 रेशियो इसको भी लेंगे, 5 रेशियो इसको भी लेंगे, और इसके सामने क्या लेंगे 6। हम लोग यहाँ पे टोटल जोड़िए, परिमाप बोल रहा है तो देखिए 5 5 10, 10 6 16। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 16 का वैल्यू कितना आ रहा 32 दे रहा है, यानी कि 16 का वैल्यू आप लोग का 32 लिख रहा है। क्लियर है। तो एक का वैल्यू क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। अब आप लोग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलिए, तो यहाँ पे 5 5 था, यहाँ पे 6 था, तो 5 है तो 5 का डबल से गुना करेंगे 10 आ गया। यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 था तो 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गया। आप लोग के सामने ये आ गया रेशियो। क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है।
है। डैट मीन्स फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल निकालना तो आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। मीन्स इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे b/4 इंटू, देखिए फॉर्मूला होता है आप लोगों के सामने, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है b/4 कर दीजिए, b/4 √4a² माइनस b², इस फार्मूला को अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है। तो देखिए b का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे तो कितना रहा है यहाँ पे 12 है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4a², तो a का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस फिर b² यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 कर दिए, 4 को 100 से गुना किया 400, 400 में से 144 को घटाएंगे 256, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का होता है। 16 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा 48 आएगा, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 दोस्त ए बी सी ने 5:10:12 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1,48,000 के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। देखिए जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है आप लोग को 3 दोस्त है तो तीनों का नाम ले देंगे ए बी सी। क्लियर है। अनुपात क्या है इसका 5 है, दैट मीन्स इसका 10 है और इसका लिख रहा 12। अब देखिए 6 महीने के बाद सी वापस ले लेता है, तो 6 महीने के बाद जब वापस ले लेता है, अब यहाँ पे देखिए जब भी वापस लेगा बाद रहता है तो 12 में से उसको घटा देते हैं, तो ये पूरा 6 महीने बाद लेता है, तो ए यानी पूरा 12 महीने तक लगा रहेगा। अब बी भी आप लोग को 12 महीने तक लगा रहेगा। अब 6 महीने बाद वापस ले लेता है, दैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाले। आधी पूंजी बोलेंगे तो सबसे पहले 6 महीने बाद, तो यहाँ पे 6 महीने तक पूरा लगा रहा। अब इसका आधा, तो यानी कि 12 का आधा क्या होता है 6। अभी फिर आधा में आप लोग को बचेगा 6 का अनुसार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे तोड़ेगा तो 60 आएगा, यहाँ पे भी कीजिए तो 12 120 आ गया। इसको 12 छक 72 और 36, तो 72 और 36 जोड़िए तो 108 आएगा। क्लियर है। अब इसको रेशियो में बदलिए, तो फ्रेंड्स रेशियो में रखिए तो 12 का डिवाइड 12 25 60 होता है, 12 दिया अब 12 9, तो ये रेशियो आ रहा है। क्लियर है। अब आप लोग को बोला सी ने, तो यहाँ बोला सी द्वारा अर्जित लाभ, तो देखिए यहाँ पे सी का रेशियो कितना लिख रहा है 9 का लिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए टोटल ओवरऑल 9 को डिवाइड करेंगे, टोटल सम कितना है 10 5 15, 15 9 कितना होता है 24, तो 9/24 को गुना करेंगे 148,000 ना, जो भी इससे गुना कीजिएगा तो आप लोग के सामने आ जाएगा। देखिए 5,000 देख लीजिए, ये आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन लिख रहा है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, ये प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, खुद से कर सकते हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी को चूज कीजिएगा हो जाएगा। ठीक है। ये सब क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा जो आप लोग के लिए थोड़ा सा नॉलेजेबल हो। क्लियर है। बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं ये सब रीजनिंग को। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रहा है। साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, साइंस को मैं बढ़िया से बता दूंगा। देखिए लिखा तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनल से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग जिससे होकर धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स क्लास 10th का क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है क्लास 10th का ही क्वेश्चन आ रहा पेपर में ज़्यादा, तो इससे बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं परिपथ बोलते हैं, दैट मीन्स सर्किट कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए परिपथ हो गया। यहाँ से आप लोग का क्या होता है थोड़ा कुछ क्वेश्चन आता है, सिंबल आता है, तो देखिए ऐसा जो रहता है उस तार का सिंबल होता है। क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए प्रतिरोध का क्या होता है सिंबल इस टाइप से होता है। आप लोग एक बार क्लास में देख लीजिए, ये आप लोग का क्या होता है फ्यूज का होता है। क्लियर है। अगर ए लिख देते हैं तो ए आप लोग का प्लस है, ये माइनस है, तो इसे बोलते हैं एमीटर बोलते हैं। अगर भी से करेंगे प्लस माइनस देंगे तो वोल्ट मीटर बोलेंगे। ये सारे सिंबल को एक बार आप लोग देख लीजिएगा ग्रुप में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किसी वस्तु का भार इसकी अनुक्रमानुपाती होती है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ किसी वस्तु का भी जो भार होता है, आप लोग देखिए भार का फॉर्मूला क्या होता है W = mg होता है। डैट मीन्स देखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा मास होगा। क्लियर है। तो याद रखिए किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। डैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आप लोग को मैं बता W का फॉर्मूला क्या होता है mg। क्लियर है। तो मास के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन जी हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है। और जी का जो वैल्यू होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 9.81 होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए और द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ बातें करना चाहते हैं विशिष्ट उष्माधारिता। तो फ्रेंड्स याद रखें विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है, 1 kg वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा के परिणाम को बोलते हैं। और इसका यूनिट होता है देखिए 1 kg वस्तु तो 1 देखिए जूल, इसका यूनिट होता है जूल kg
जूल पर केजी इंटू केल्विन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वह जल का होता है, ये क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वह किसका होता है, जल का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। प्रति सेकेंड इकाई से क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। अगेन आई रिपीट, प्रति सेकेंड इकाई से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को बोलते हैं तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीव्रता। दैट मीन्स इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए इंटेंसिटी का आई का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लोग सबसे पहले ऊर्जा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊर्जा लिखते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं क्षेत्रफल से और इसको टाइम से। इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एनर्जी इंटू एरिया इंटू टाइम लिखते हैं, ये होता है फार्मूला। अब देखिए एनर्जी का ऐसे मात्रा होता है जूल, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का क्या होता है सेकेंड। दैट मीन्स फ्रेंड जूल मीटर स्क्वायर को यहाँ पे लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसका यूनिट होता है। क्लियर है। अब एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक बेल होता है एवं डेसिबल होता है। क्लियर है। एक चीज़ और, एक बेल बराबर, क्वेश्चन आता है एक बेल बराबर कितना होता है, तो याद रखें एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल होता है। डेसिबल को डीबी से सुनिश्चित करते हैं। क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं तीव्रता के पिच के बारे में। तो ध्वनि ऊर्जा का मोटा या पतला होना ध्वनि का तारत्व कहलाता है। क्लियर है। और तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पिच बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निर्गत होती है। हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस मीन्स फ्रेंड्स आप लोगों का आंख जो बना हो ये उत्तल लेंस है। हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये आप लोगों का मुख्य अक्ष कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र मीन्स होता है बीच वाला यानी ओ। याद रखिए उत्तल लेंस से प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती है। याद रखिएगा यहाँ पे जब भी जाते तो ये बिना विचलन के पास करते, बिना विचलन के। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जब भी ओ से पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना विचलन के पार करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहते हैं। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही अवतल लेंस की बात करना चाहते हैं तो अवतल लेंस की फोकस दूरी वह F- में आप लोग का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए और लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। पी का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, लेकिन ये आप लोग का मीटर में। वही सेंटीमीटर की बात करना चाहते हैं तो 100/, यहाँ पे f लिखेंगे। एफ किस में आता है, ये सेंटीमीटर में। ये दोनों को याद रखेगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा होता है मीटर इन बार। दैट मीन्स फ्रेंड इससे बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, ध्वनि तरंग की चाल। दैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को भी निकालना। भी का फार्मूला होता है n इंटू लेमडा होता है। दैट मीन्स n आप लोग को होता है फ्रीक्वेंसी, तो n होता है आप लोग को फ्रीक्वेंसी लिखा 2000 और L का वैल्यू कितना दिया, 0.2 दिया। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग 400 आ गया, 400 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे 400 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 12 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। 6 सेकंड में इसका वेग 22 मीटर पर सेकंड करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। देखिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए मास की क्या क्या दिया हुआ, देखिए मास दिया है 12 केजी। चलिए मास में लिख दिया हूँ 12 केजी। देन प्रारंभिक वेग को हमेशा यू लिखते हैं। यू आप लोग का लिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। टाइम यहाँ देखिएगा तो 6 सेकंड लिख रहा, और इसका बेस भी करने के लिए यानी भी आप लोग लिख रहा 22 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बल क्या होगा, हम लोग जानते हैं बल का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे। F बराबर होता है ma। अब देखिए मास है, मास रहने देंगे। ठीक है। ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। मास का वैल्यू 12 रहने देंगे, v माइनस यू 22 में से 10 को माइनस किए 12 बच गया। और टी कितना था, 6 था। 6 का पढ़ा में 12 दो बार में आता है, 12 को 2 से गुना किए 24 हो गया। और बल का ऐसा ही मात्रा था न्यूटन, तो 24 न्यूटन इसका राइट आंसर हो गया। दैट मीन्स फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 24 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो याद रखिए राणा प्रताप सागर बांध आप लोग का राजस्थान में। कहाँ पे ये, राजस्थान में। अगेन आई रिपीट, इसमें स्टैटिक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, करंट से मैं रिलेटेड कर देता हूँ। तो राजस्थान से याद रखिएगा, राजस्थान में अभी वर्तमान समय कृत्रिम वर्षा कराया गया। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। और साथ ही साथ राजस्थान का आप लोग मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं, क्या है, भजन लाल शर्मा है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसी के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख रहा है, नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी के वनों में स्थित अभ्यारण्यों में 53वां बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला है। तो 53वां बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा किसे मिला है, तो ऑप्शन 19 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स क्या लिख रहा है ये, हाँ
छत्तीसगढ़ का, क्या ये छत्तीसगढ़ का। चलिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 53वां बाघ आरक्षण था, 53वां, और उसका नाम क्या था, जो 53वां था उसका नाम था गुरु घासीदास नेशनल पार्क। याद रखिए छत्तीसगढ़ में जो है ना, इसका नाम है गुरु, लिखिए लिख देता हूँ, गुरु घासीदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का नाम रखा गया। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखें, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और याद रखें गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा जिले में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इससे पहले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में स्थित था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को पूरा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले 51वां, तो 51वां नंबर आप लोग को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 51वां नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व कौन था। 52वां नंबर का आप लोगों को मैं बता दिया, रामगढ़ विषधारी हो गया। और 53वां नंबर का भी जस्ट मैं बताऊँ क्या होगा, गुरु घासीदास। क्लियर, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे ऑथेंटिक भारत का 58वां बाघ आपको पता है कौन सा है? बिल्कुल, तो माधव नेशनल पार्क, माधव जो होता है ना, वो आप लोगों को भारत का 58वां हो गया। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है माधव वाला, जिसमें जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुल उसमें 11 और एक तमिलनाडु का पार्ट्स आ जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सारे करंट अफेयर के रूप में मैं बता दूंगा आप लोगों को। याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, जिस टोटल 9 है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर सिटी भी कहते हैं। अगेन आई रिपीट, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर सिटी कहते हैं। ये आप लोग के लिए एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, और इसके साथ साथ और वैसा कुछ है, वैसा रहता तो मैं आप लोगों के सामने बता देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखिए, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? सिमली पाल है, सिमली पार्क है। अगेन आई रिपीट, रातापानी, देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व भारत का 57वां, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी कितना नंबर का है? भारत का 57वां नंबर का, जो कि मध्य प्रदेश का है। क्लियर है, और 56वां कौन था? तो गुरु घासीदास, जो कि आप लोग का छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है, और 58वां तो मैं बता दी हूँ। 58वां सबसे इंपॉर्टेंस आप लोग याद रखेगा। 58वां कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आप लोग भूले ना सके इसे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो 58वां कौन था? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया गया था? तो याद रखिए वैश्विक सूर्य नमस्कार जो आयोजित किया था, ये 14 जनवरी 2022 को किया गया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में होगा। और फ्रेंड्स याद रखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष, यहाँ से मैं कुछ दिवस से डिस्कस करता हूँ। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। यह दिवस जो मनाया था 2014 से मना रहे हैं। क्लियर है, वही 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं DRDO दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? DRDO दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है गणित का ये। तो यहाँ पे 64 होता 8 का, 129 में से 8 घटाएंगे 121 आएगा, दैट मीन्स ये 11 का बचेगा। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 128 में से, हाँ तो यहाँ पे 128 है और आप लोग यहाँ पे 121 बचा था, दोनों को माइनस कर दीजिए ना, तो ये आप लोग का बच जाएगा, सॉरी स्क्वायर तो हट जाएगा ना, तो केवल 7 बचेगा। राइट आंसर 7 है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर, ईजी है ये। अगला, यदि ए और बी और सी और डी का औसत क्रमशः 9, 6, 4 है, तो ए और डी का औसत क्या होगा? इससे आप लोग देखिएगा तो इसका ट्रिक तो वैसा नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए ए प्लस बी का औसत लिख रहा 9 दूनी यानी क्या होता है? 18 हो गया। उसी प्रकार आप लोग का बी प्लस सी का लिख रहा, तो बी प्लस सी का है ना, तो बी प्लस सी का लिख रहा 4, या 4 दूनी 8 हो गया। उसी प्रकार आप लोग का लिख रहा ए प्लस डी का कितना लिखा? 4, तो 4 दूनी ये भी क्या होगा? सॉरी यहाँ पे आप लोग का 6 था, तो 6 का 12 हो गया, ये 8 हो गया। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ से अगर निकालेगा ना, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों को अगर निकालेगा तो आप लोग का टोटल कितना? 12, 18, 12, 30 और 38 हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मेनली निकालना ए और डी का, तो ए और डी का अगर निकालना होगा ना, कुछ मत कीजिएगा, देखिएगा। अरे भाई यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन मेरा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकालिए, देखिए ए प्लस बी का कितना लिख रहा था? ये 9 है, तो 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर है, उसी में बी प्लस सी का निकालेगा तो 6 था, तो 6 दूनी 12 हो गया। हम क्या करना चाहते हैं, एक और था आप लोगों का सी प्लस डी था, तो सी प्लस डी का 8 था। तो समीकरण 1 2 से अगर कीजिएगा ना, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वे में a माइनस सी का वैल्यू केवल बचेगा, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे सी प्लस डी था। क्लियर, इसका वैल्यू 8 था। अब यहाँ से देखिए 8 से 14, 14 का आधा क्या होता है?
7 हो गया। तो ए प्लस डी का औसत क्या होगा? 7 हो गया। ऑप्शन से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एलसीएम निकालना। और फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका एलसीएम निकाले होंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर सॉल्व करते हैं तो डी आ जाएगा। देख लीजिए, आराम से कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए, उसके द्वारा तय की गई चाल निकालें। चाल बता दूरी बटा समय। यहाँ तक आप लोग किए होंगे तो टोटल आएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक साइकिल का चाल, तो इलेक्ट्रिक साइकिल का चाल जो लिख रहा है ना, स्कूटर की चाल का 3/7 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, स्कूटर की चाल 35, तो 35 को हम 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से कैंसिल करेंगे, 5 दिए क्या होता है? 15। तो यहाँ पे देखें 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है? लेकिन यू टू फाइंड द डिस्टेंस। तो फ्रेंड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा, दूरी इंटू डिस्टेंस में होता है चाल गुना समय। तो 15 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक क्या होता है? 60 होता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग 60 सी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी और सी एक कार्य करते समय 7 कार्य करते समय उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी एक साथ कार्य करते हैं, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए आप लोग क्षमता वाला क्वेश्चन। ए आगे किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा, देन आप लोग ए प्लस बी की बात करना चाहते हैं। तो ए प्लस बी की बात करना चाहते हैं 8 दिन में था। वही बात करना चाहते हैं बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी की बात करना चाहते हैं 6 दिन में। तो ओवरऑल टोटल कार्य कितना है? 72 हो गया। 18 के एफिशिएंसी से 4 हो जाएगा, ये आप लोग का 9 हो गया। 12 6 के एफिशिएंसी से कितना होगा? 12 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए का एफिशिएंसी कितना? 4 है। तो देखिए ए का एफिशिएंसी अगर 4 है तो यहाँ पे बी का निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी 9 था। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालिए तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 आ गया। अब देखिए बी का 5 था, सी का निकालें तो 5 + 6, यानी यहाँ ये दोनों को मिला के 12 आ रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी के बाद सी का वैल्यू निकालेगा तो 7 आ गया, यानी सी का 7 हो गया, बी का 5 हो गया और ए का 4 आ गया। क्लियर है? तो आप लोग को लिख रहा, जबकि बी प्लस सी, हाँ अब यहाँ लिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी कार्य करते उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आपको क्या करना, टोटल 72 था, अब इसका एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, यानी 72। ए का एफिशिएंसी कितना था? 4, बी का कितना था? 5 और सी का 7 था। डिवाइड कर दीजिए ना, तो 7 5 12, 12 4 16। तो हम क्या करेंगे, 72 को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर 72 को आप 16 से डिवाइड करते हैं तो ऑथेंटिक वे में अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 4 का पावर 4 4 16 होता है, और ये आप लोग का आता है 18 बार में। अब देखिए 2 का पहाड़ा में ये आएगा 9 बार में, तो यानी कि देखिएगा 4.1/2 दिन आएगा। है ऑप्शन क्या? 4.1/2, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 25 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। शायद अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम वाला खुद से कर लीजिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए मैथ साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, साइंस क्वेश्चन को और करंट अफेयर क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को पूरा का पूरा बता दूंगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो टंकी की वास्तविक गहराई क्या होगी? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पानी की वास्तविक गहराई, तो पानी की वास्तविक गहराई कितना लिख रहा है? 30 मीटर लिख रहा है, ठीक है। अब पानी का अपवर्तनांक म्यू तो कितना लिखा है? 1.33। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, सबसे पहले अपवर्तनांक का फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई, डैट मीन्स होता है रियल डेप्थ बाय वर्चुअल, यानी वर्चुअल। आप लोग को पता है यहाँ पे लिखेंगे 1.33 को डिवाइड करेंगे वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई आप लोग को निकालना था, और वर्चुअल कितना था? तो 30 था। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो आर बराबर होगा 1.33 को हम लोग क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आप लोग का 39.9 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। फार्मूला को याद रखिएगा, अगेन आई रिपीट, जब भी अपवर्तनांक दिया रहेगा तो ऊपर में आर कर दीजिएगा, नीचे में ए, आर ए से ही कर लीजिएगा, यानी रियल बाय वर्चुअल। क्लियर है? या आर बाय आर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विरामावस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 केजी है तथा त्वरण स्थिर रहता है तो मंदक बल ज्ञात करना, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ए निकालना। क्लियर है? तो चलिए निकालते हैं, क्या निकालना देखिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कैसे बनाना है। यू का वैल्यू देखिए, यानी दैट मीन्स
इनिशियल वेलोसिटी 72 लिख रहा है, तो 72 को हम लोग क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को प्राप्ति होगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आप लोग को ब्रेक लगाने पर रुक जाना है, तो एस टोटल कितना लिख रहा है 20 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है मास, तो मास कितना लिख रहा था 900 kg, यही लिख रहा ना ये। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे मैं, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2s। तो वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे यू स्क्वायर माइनस 2as का यूज करेंगे। अभी का वैल्यू कितना था 0, यू का वैल्यू कितना था 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस 2 है 2 निकाल देंगे। ए का वैल्यू निकालना, एस का वैल्यू ऑलरेडी 20 दिया होता है। दैट मीन्स फ्रेंड्स अगर ए का वैल्यू निकालिएगा तो 400 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स आप लोग का आएगा 40 से डिवाइड कीजिएगा ना, हाँ, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आप लोग को निकालना था एफ, तो एफ बराबर हम जानते हैं एम ए होता है। क्लियर है। और एम का वैल्यू कितना दिया था, तो 900 था, और ए का वैल्यू हम 10 लाए हैं, तो टोटल मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल कितना रहा 9000, तो 9000 न्यूटन हो रहा है। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 30 kg द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से राइफल में से निकलती है, जिसके कारण राइफल की 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से वेग में प्रतिक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है। तो राइफल का द्रव्यमान निकालना। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, संवेग संरक्षण के नियम से निकालना है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है संवेग संरक्षण के नियम का यूज करना है। यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा राइफल का द्रव्यमान, तो राइफल का द्रव्यमान अगर आप लोग देखिएगा ना कितना लिख रहा था 1.5 kg। ठीक है। तो संवेग संरचना के नियम देखो, गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग प्लस राइफल का द्रव्यमान गुना राइफल का वेग, दोनों का वैल्यू होता है 0। डैट मीन्स एम भी बराबर कीजिएगा ना, तो ये माइनस एम भी होता है। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। अब देखिए आप लोग को देखिए आप लोग को कैपिटल एम निकालना था, राइफल का द्रव्यमान एम निकालना, तो इसके लिए फार्मूला क्या कर सकता है आप लोग, एम भी कीजिएगा बाय माइनस में रहेगा भी, अब इसको डिवाइड कर दीजिए ना, तो ये मास कितना लिख रहा था टोटल 30 था, तो मैं 30 कर दिया गुना ये वेग, तो इसमें क्या करते हैं ग्राम, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एम भी बराबर माइनस एम भी यूज करना है। ये आप लोग को एम निकालना, तो यहाँ पे 30 कर देंगे इंटू 10 टू पावर क्या करेंगे -3 कर देंगे इंटू भी का वैल्यू कितना था 30 था, बाई क्या करेंगे 0.6 कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में था। इसको सॉल्व किया ना तो 1.5 kg क्या है 1.5 kg। थोड़ा सा ऑथेंटिक है लेकिन आप लोग को जानकारी रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है। याद रखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस बी जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, विषाणु के वजह से होता है। क्लियर है। और हेपेटाइटिस के विषाणु कुल 6 प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स लिख देता हूँ, सबसे पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर होता है आप लोगों का सी होता है, डी होता है, ई होता है और एक होता है शायद जी होता है। हाँ ये 6 होते हैं। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन जिम्नोस्पर्म है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, इसलिए मैं बता दें केवल चीड़ याद रखिएगा, चीड़ होता है। ठीक है। केले के खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है, तो याद रखिए केले के खाने वाला योग्य हिस्सा जो होता है वह अंतः फलभित्ति और मध्य फलभित्ति कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग सिलेबस से हटा हुआ, इसलिए हटा दीजिए। ककोरी षड्यंत्र मामला निम्नलिखित किस वर्ष हुआ था, इससे भी आप लोग को नहीं देखना। 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था, यानी 9 था ना, हाँ 9 जन, हाँ 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि ट्रेन 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है। इसको स्किप करना भी, इस सब पे ध्यान है। ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल में कितने चमकीले तारे के बना होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे 7, स्किप करना भी इसे। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया। तो इसे आप लोग को एकदम ये क्वेश्चन को भूल जाइए, ऑप्शन को एकदम भूल जाना आप लोगों को। देखिए भुला देंगे आप लोग ऑप्शन को एकदम भूल जाना है, एकदम ऑप्शन को भूल जाना है क्या लिखा हुआ। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से कुछ करंट अफेयर। बीसीसीआई, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम का जो कोच बना है गौतम गंभीर को। किसको बना है, गौतम गंभीर। तो भारतीय क्रिकेट टीम का भी कप्तान थे, कोच कौन है, गौतम गंभीर। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। हो सके तो आप लोग को बीसीसीआई के रिगार्डिंग और भी कुछ करंट अफेयर पता है तो अच्छी जानकारी होगी। वैसे मैं आप लोग को देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं आप लोग को बता देना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट्स को याद करिएगा। सबसे पहले आईसीसी याद कीजिएगा। आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जय शाह, जो कि भारत के रहने वाले हैं। वही बात करना चाहते हैं आईसीसी के सीईओ, तो सीईओ आप लोग का संजोग गुप्ता है। वही बातें करना चाहते हैं बीसीसीआई, मुझसे गलती हो गया सॉरी, बीसीसीआई के भी वर्तमान जो अध्यक्ष है, मुझसे गलती हो गई सॉरी, बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष है मिथुन मनहास है, मुझसे गलती हो, कोच है भारत का वो मिथुन मनहास है, मुझसे गलती हो गया सॉरी, मिथुन मनहास है, याद रखिएगा। तो बीसीसीआई के वर्तमान
अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है। क्लियर है। वही अगर बात करना चाहते थे बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किससे बनाया गया? तो अरुण मिश्रा को। ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, अरुण मिश्रा को बनाया गया। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन आ सकता है। अभी आप लोग देखे होंगे काफ़ी फेमस चल रहा है बीसीसीआई का सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इस सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है ये। हाँ, तो वैसा क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करना है। तो ये फ्रेंड्स क्लास 9th का क्वेश्चन है। तो ये -b का होगा, तो √6 का स्क्वायर हो गया 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तो ये 12 हो गया, माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो 2ab, तो यानी 2 × 2 कर दें 6 × 18। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ पे कितना है, ये कितना लिखे हैं? 12 था ये, 2 का स्क्वायर, हाँ, तो 12 × 6 18 माइनस 2 दूनी 4 √18 हो गया। 18 को भी तोड़ सकते हैं, तो 18 को तोड़िए तो 3√2 आएगा। दैट मीन्स 4 माइनस 4 दूनी 8, हाँ 4 थे 12√2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो ईजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मैथ का क्वेश्चन आ गया। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है तो प्राप्त अंक को मूल संख्या में घटाने पर अंतर 27 होता है। तो मूल संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना, ऑप्शन से बनाना। सबसे पहले ऐसा संख्या जिसका जोड़ने पर 9 आता है। देखिए 6 × 5 = 11 होता है, कैंसिल। 7 × 6 = 13 कैंसिल। 9 × 6 = 15 कैंसिल। तो 6 × 3 = 9 आ गया ना। तो इस प्रकार बनाना, लेकिन क्वेश्चन को फॉलो करते। देखिए 63 तो आ रहा। अब देखिए इसको मान लीजिए बदल देते हैं, तो बदलेंगे तो आप लोगों के सामने क्या बचेगा? 63 को हम लोग उलट देंगे तो 39 बचेगा ना। अब देखिए, अब 39 को इसमें घटा दीजिए, तो देखिए 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? सॉरी, मूल संख्या में घटाना, अंतर कितना रहा? ओहो सॉरी, यहाँ 36 बचेगा ना ये। हाँ, अब देखिए घटाना, 13 में से 7 6 गया, 7 बचा। यहाँ पे कीजिएगा तो हाँ 2 27, देखिए 27 आ गया ना। तो इस टाइप से आप लोग को बनाना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से बनाइएगा। क्लियर है। चलिए 42 नंबर हो गया। अब आप लोग के सामने देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। 43 क्या है, देन आप लोग को 44 सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा हूबहू। क्लियर है। ठंडा बहुत है फ्रेंड्स, इसलिए मेरा हाथ में बहुत ठंडा लग रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए यदि y का वैल्यू 3 + 2√2 है तो आप लोग को √y का मान निकालना। सबसे पहले देखिए अगर प्लस में रहेगा तो आप लोग को a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। डैट मीन्स आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। अब इसी को फार्मूला को देखिए, ये 2 ऑलरेडी लिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए b के जगह पे आप लोग को √2 करना है। अब बताइए 2 को आप कितना से गुना करिए कि 2 आएगा, तो एक ही ना। तो देखिए a का वैल्यू आप लोग के सामने आ गया 1, अब b का वैल्यू कितना आ गया? √2 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को पुट करना होगा, तो लिख रहा है √y का वैल्यू क्या होगा? तो इसको आप लोग को वर्गमूल के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर में है, तो a का वैल्यू कितना था? √2 था, प्लस b का वैल्यू कितना था? 1 था। तो राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग √2 + 1 आ गया। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी प्रोसेस से बनाइएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था, देखिए ये फार्मूला किसका था? ये √2 + 1 का होल स्क्वायर था ना ये। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर था ये y में। अब देखिए ये y² में था, तो रूट चढ़ेगा ना ये, तो रूट चढ़ेगा तो आप लोग क्या लिखिए, कई बार √2 + 1 लिख दीजिएगा। तो इस टाइप से मैं बताया हूँ। चलिए ये क्वेश्चन लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो देखिए log BA फिर log CB, ये क्वेश्चन आता है ना। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक फार्मूला होता है, मैं क्लास 11th में पढ़ा था। log है, अब इसका बेस वैल्यू a है, यहाँ पे a है और ये b है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए log लिख देते हैं, आगे जो ऊपर में उससे log b कर देंगे बाय जो यहाँ पे उसको log a से ये करते हैं। क्लियर है। ये फार्मूला होता है। डैट मीन्स इसका अगर मान log a/b है तो इसको लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? log a बाय क्या लिखेगा? log बी लिखेगा। पहला में ये हो गया, सेकंड में लिखेगा तो सबसे पहले ऊपर में क्या? log b, तो log b कीजिएगा, नीचे क्या? log c, तो log c से मल्टीप्लाई करिए। अगेन ऊपर में किया तो log c है और नीचे क्या है? log a है। और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। देखिए log a कैंसिल हो गया, log b कैंसिल, log c कैंसिल। जब पूरा कैंसिल हो तो क्या बच गया? 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अच्छा लगा होगा आप लोगों को क्वेश्चन ये। ट्रायंगल ABC में कोण B = 60 डिग्री, कोण C = 40 डिग्री है। I अंतः केंद्र है, तो एंगल BIC का वैल्यू क्या है? कुछ मत करना। देखिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल शो करना है। डैट मीन्स फ्रेंड्स देखिए आप लोग का ट्रायंगल A है, आप लोग का ये B है और ये आप लोग का ये C है। क्लियर है। आप लोग को बोला I अंतः कोण है। देखिए B का वैल्यू 60 डिग्री है, मान लीजिए 60 डिग्री लिख दिया हूँ और यहाँ का वैल्यू कितना लिख दिया हूँ? 40। आप खुद बताइए ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है। तो ये 60 और 40। आप लोग को यहाँ पे I के बारे में बोला अंतः कोण, तो ये I निकालना है। तो फ्रेंड्स याद रखें, यहाँ का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले
एंगल ए का वैल्यू क्या होता, तो 60 यहाँ का, 40 यहाँ, तो 60 40 100, तो 100 है तो यहाँ पे कितना 80 आता। अब एंगल बी आई सी का वैल्यू निकालना, तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2 करते हैं, तो एंगल ए का वैल्यू 80 है, तो 80 का क्या होता है 40 होता है, तो 90 और 40 क्या होगा 130 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 130 डिग्री को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन, जब घड़ी में 4:15 होते हैं तो दोनों घड़ी के बीच सुइयों का कोण कितना होता है। आप लोग को फार्मूला पढ़े होंगे 11/2 मिनट माइनस 30 है, तो 11/2 मिनट 15 है माइनस 30 और एच का वैल्यू कितना था 4 था। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो 15 को 11 गुना के 165 है, 165 को 2 से डिवाइड कीजिए माइनस 120 आ जाएगा। टोटल ओवरऑल सॉल्व किए तो 37.5 डिग्री आएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके। क्लियर है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगर वो नहीं रहता तो 180 में से माइनस कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन हटा दिए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या लिख रहा है फीता कृमि, तो ऑप्शन 1 ही काफ़ी हो गया। तो फीता कृमि जो होता है ना, आप लोग क्लास पढ़े होंगे, तो फीता कृमि आप लोग का अंतः परजीवी का एक उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, अब देखिए यह जो ना मनुष्य को सुअर के मीट खाने से होता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हटा इस क्वेश्चन को। कोशिका भित्ति के सामर्थ्य एवं दृढ़ता एक पदार्थ के कारण होते हैं जो कहलाती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, कोशिका भित्ति के सामर्थ्य एवं दृढ़ता एक पदार्थ के कारण होती है, दैट मीन्स कॉल लिग्निन। याद रखिए लिग्निन। और फ्रेंड्स याद रखिएगा लिग्निन जो होता है ना वह स्क्लेरन कैमा में पाए जाते हैं। स्क्लेरन कैमा एक ऐसा ऊतक होता है जो कि काफी काफी क्या होता है, काफी 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 हार्ड होते हैं। क्लियर है, और याद रखिए नारियल का रेशा वगैरह जो होता है ना वो सब सारे में क्या पाया था, लिग्निन पाई जाती है, और इसको बोलता है स्क्लेरन कैमा। और लिग्निन जाइलम उत्तक पर जमा होता है। क्लियर है, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर ये बातें करने से कुछ एक्स्ट्रा, तो पौधों में कोशिकाओं का कोशिका भित्ति जो होता है, पौधों में कोशिकाओं का जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन आता है किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। क्लियर है, और जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्लियर है, वही जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और यह ग्लाइकोफोस्फोलिपिड का बना होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। वही जीवाणु, जीवाणु का जो कोशिका भित्ति बनी होता है वह देखिए मैं लिख दूँ पेप्टाडोग्लाइसिन का बना, ग्लाइकोकन का बना होता है। क्लियर है, और कवक का जो कोशिका भित्ति बना होता है वह काइटिन का बना होता है। क्लियर है, अगेन सुबेरिन किसका होता है फ्रेंड्स, आप लोग पार्ट्स लिख सकते हैं। सुबेरिन किसका होता है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये क्लास 9th का है चैप्टर में। सुबेरिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सेलुलोज बता दिया, सेलुलोज किसका पार्ट्स होता है, पेड़ पौधे के बाहरी पार्ट्स का होता है। क्लियर है, और लिग्निन में बता दें, पेक्टिन भी आप लोग बताइएगा क्या होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। ग्राफी पुटक विशेषता में पाए जाते हैं, तो याद रखिए ग्राफी पुटक जो है ना वो आप लोग का स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है, स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है। क्लियर है, अगेन आई रिपीट, देखिए स्तनधारियों के, देखिए स्तन, अब ये याद रखिएगा यानी कि ग्राफी पुटक जो होता है दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकिल, ये जो होता है स्तनधारियों के अंडाशय में पाए जाते हैं। क्लियर है, अब देखिए मैं कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। स्तनधारियों का थायराइड में, स्तनधारियों के थायराइड से क्या निकालते हैं, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालता है जिससे में आयोडीन उपस्थित होता है। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं स्तनधारियों में वृषण से, तो वृषण पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा होता है जो कि वीर्य और शुक्राणु निर्माण करते हैं। क्लियर है, अभी अंडाशय से 2 हार्मोन दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव को कंट्रोल कराता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वही फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है मानव मादा के जनन अंग कौन कौन होते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़े होंगे एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिका होता है, एक गर्भाशय होता है, एक योनि होता है, एक योनि अंग होता है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है, सबसे पहले याद रखिए मानव की पसलियाँ जो होती हैं वो अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है, अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। और याद रखिए मानव में पसलियों की कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। कितना होती है, 12 नहीं होती है बल्कि 12 जोड़ी होती है, डैट मीन्स कॉल्ड 24 होती है। कितना होता है, 24 होती है। और याद रखिएगा प्रत्येक पसली वज के सामने और स्थित होती है। क्लियर है, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एलियम उलियम तो आप लोग पढ़े होंगे, एलियम जेलुनम और विलियम क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, छोटी याद कहीं 3 पार्ट्स होता है। चलिए कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे। देखिए ग्रंथि, ग्रंथि से 2 चीज निकलता है, सबसे पहले एक एंजाइम निकलता है, एक हार्मोन्स। तो देखते हैं कौन सा ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला अधिवृक्क, तो आप लोग अधिवृक्क एक ग्रंथि होता है। क्लियर है,
जीगा, लीवर भी एक ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि भी होता है, लेकिन पित्ताशय, पित्ताशय एक प्रकार की ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं पित्ताशय का, तो पित्ताशय का मेन कार्य होता है पित्त का भंडारण करना। क्लियर है। इसके साथ साथ यह छोटी आंत तथा पित्त नली के माध्यम से पित्त रस को जारी करता है। क्लियर है। और फैट को पचाने में काफी सहायता करता है। इसका रंग पीला होता है क्योंकि यह बिलिरुबिन इसमें पाया जाता है। क्लियर है। कोई बातें करना चाहते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो जीगा, दैट मीन्स कॉल्ड यकृत कहते हैं। क्लियर है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करती है। फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए, सॉरी एंड्रोजन लिख रहा है यहाँ पे, देखिए एंड्रोजन के बारे में बोल रहा। ठीक है। तो एंड्रोजन के बारे में तो आप लोग को पता होगा, लीडिंग कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, तो इसे बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का स्रावन करती है। क्लियर है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एंड्रोजन हार्मोन लैंगिक अंगों को परिपक्वता और विकास की प्रेरणा के लिए द्वितीयक नर लैंगिक लक्षणों को प्रेरक तथा शुक्राणु जनन में सहायक होते हैं। चलिए वही फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एक होता आप लोग का एस्ट्रोजन, देखिए एक होता प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, देखिए प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन गर्भधारण एवं शिशु जन्म को आसान बनाता है। अगेन आई रिपीट, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह गर्भधारण, देखिए मैं लिख देता हूँ प्रोजेस्टेरोन, एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ पे। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह गर्भधारण और रिलैक्सिन जो होता है शिशु जन्म, यानी रिलैक्सिन जो होता है ना शिशु जन्म, ये दोनों को आसान कर देता है। क्लियर है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अगेन आई रिपीट, तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। फ्रेंड्स आप लोग को मैं करंट अफेयर बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे। अभी भारत की एक महिला थी जिन्होंने क्या किया था, सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत को चढ़ाई किया था और सबसे कम उम्र का बन गया। तो उसका नाम क्या था आप लोगों को पता है, काम्या कार्तिकेयन। इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम है काम्या। देखिए याद कर लिए, करंट अफेयर में आ सकता है। काम्या कार्तिकेयन, देखिए काम्या कार्तिकेयन है ये। और ये माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। तो ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा, अश्वनी मेला, नलवाड़ी, हाँ तो नलवाड़ी मेला जो लगता है वो हिमाचल प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है ये, हिमाचल प्रदेश में लगता है। चलिए हिमाचल प्रदेश से सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में बताने जा रहा हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा राज्य बन गया जो उल्लास नीति के तहत 100% साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया। क्लियर है। अब देखिए पहला कौन था राज्य, देखिए हाँ पहला राज्य कौन था, तो आप लोगों को पता, मैं भूल गया हूँ क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा तो मैं आप लोग को बता दें हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तीसरा त्रिपुरा हो गया। दूसरा दो से गोवा हो गया। तो पहला कौन था, तो पहला मिजोरम था। हाँ बिल्कुल मिजोरम था। ये आप लोग पॉइंट्स को याद रखेगा। ठीक है। तो उल्लास नीति के तहत 100% आरक्षित ही साक्षरता दर को प्राप्त किया। क्लियर है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जो निष्कर्ष किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डिस्कस किया गया। क्लियर है। अब बातें करना चाहते हैं आप लोग करंट अफेयर के रिगार्डिंग, इससे मैं आप लोग करंट से जोड़ देता हूँ। देखिए हाँ अभी भारत में संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 25 जून को मनाया गया था। याद रखिए 25 जून 2025 को भारत में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। किसने घोषणा किया था, भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने घोषणा किया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को मैं करंट से जोड़ रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और मैं करंट अफेयर से बता रहा हूँ, कुछ था मेरा माइंड में आया था लेकिन मैं भूल गया हूँ। हाँ कुछ था, हाँ देखिएगा राज्य नीति निर्देशक के अनुसार होगा था 44वां, देखिए 44वां आर्टिकल। तो फ्रेंड्स याद रखें आर्टिकल 44 जिसे बोलते हैं समान संहिता नियम, तो आर्टिकल 44 होता है। क्लियर है। तो आर्टिकल 44 को लागू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में पूछ सकता है। उत्तराखंड बना। देन सेकेंड जो राज्य बन गया गुजरात, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए समान संहिता लागू करने वाला। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, तो देखते हैं उसी के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है 61 नंबर। इस क्वेश्चन में आप लोग को ठिट्टा का मान निकालना। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ठिट्टा का मान निकालने के लिए ऑप्शन को पुट कर दीजिएगा। तो देखिए 75 डिग्री का मैं वैल्यू नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ 60 को पुट करता हूँ। तो cos 60 का वैल्यू आप लोग को पता है बिल्कुल, तो ये होता है केवल होता है 1/2 होता है। तो मैं 1/2 कर दिया हूँ
1 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, फिर प्लस कॉस 60 का क्या होता है 1/2 कर दिया हूँ, फिर 1 प्लस इसका भी √3/2 सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा 4 आ जाएगा, तो 60 ही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, नहीं तो और भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसको अगर भिन्न का घटाव कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, दैट मीन्स कॉल इसको बोलते हैं लोग कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर ऊपर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा देख लीजिएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रम से 25% और 50% अधिक है तो पहली या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना, माना कि तीसरी संख्या 100 है, क्लियर है, तो फ्रेंड्स पहली संख्या दूसरी बताना है। तो देखिए 25%, तो पहला यानी कि 125 होगा, दूसरा क्या होगा 150 अधिक है, तो बोला पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात निकालना। तो ऑलरेडी अब 25 छक 6 यानी कि 5:6 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये देखिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या, जब भी फैक्टोरियल का सिंबल लगा रहता है तो 5 से डिवाइड करते जाइए। तो देखिए 15495 है, यही क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा 3099 आएगा। क्लियर है, फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो लास्ट आप लोग का आएगा 619 आएगा। क्लियर है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के बीच में आएगा 1 2 3 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 आता है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका अनुगामी शून्यों की संख्या निकालने बोलेगा ना, तो आप लोग क्या करें, जितना बाहर में है सारे को सम कर देंगे, दैट मीन्स 3099। क्लियर है, फिर 619 को ऐड कर देंगे, फिर 1 2 3 को, फिर 24 के लास्ट में 4, ये सारे को ऐड करिएगा तो 38, देखिए मैं ले देता हूँ 3869 आएगा, 3869 आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो 3869 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलक है, इस बहुफलक में शीर्षों की संख्या ज्ञात करना। आप लोग को मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, याद कर लिए V माइनस ई प्लस भेप, V माइनस ई प्लस एफ का फार्मूला होता है 2। अब देखेंगे V मीन्स होता है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का इसमें अगर वैल्यू देखेंगे तो आप लोग को वर्टेक्स नहीं दिया तो V निकालना आप लोग को। ठीक है, एज यानी होता है शीर्ष, क्या होता है मैं कन्फ्यूजन हूँ, इंग्लिश में पढ़े हो ना, एज, हाँ तो एज दे रहा 30 लिख दिया, थोड़ा लिखो ना भाई, हाँ फेस कितना लिख रहा 12 इक्वल टू 2, सॉल्व कर लीजिए तो V माइनस, तो 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 आ गया बराबर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे V का वैल्यू निकला 2 और 18 कितना होता है 20 होता है, दैट मीन्स आप लोग का इसका राइट आंसर आएगा 20 होगा। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, तो अगेन आई रिपीट फार्मूला याद रखिएगा। देखिए आयरल फार्मूला बोलते हैं V माइनस ई प्लस एफ बराबर क्या होता है 2, जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर दीजिए, जो निकालना है उसके जहाँ पे रहने दीजिए, आप लोग का ऑलरेडी ये बन जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। देखिए आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, चलिए देखते हैं आर जो है ना दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, यानी कि पहला स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे आर हो गया। अब लिख रहा है एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, यानी एस जो है ना बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अब लिख रहा है क्यू आर और एस दोनों का पड़ोसी है, क्यू जो है आर और एस, यानी मान लो क्यू बीच में आ गया। पंक्ति में कितने व्यक्ति है, देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा, 5 है ऑप्शन में बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ऐसा क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 9 3 27 4 31 हो गया, 8 7 56 2 58, तो 5 6 30 7 37 हो गया, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, तो ये सब मैं बाद में करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। हाँ, ए का वैल्यू देखिए क्या लिख रहा है 100, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4 लिख रहा है ना, हाँ, और डी का वैल्यू 7 लिख रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग का ए का वैल्यू 6 लिख रहा और एफ का वैल्यू 3 लिख रहा। तो बोला ए प्लस बी प्लस ई, यहाँ पे आप लोगों को पुट करना है, कुछ मत करना, पुट कर दीजिए। तो देखिए ए का वैल्यू 110 लिख रहा, फिर डिवाइड लिख रहा, बी का वैल्यू 5 है, फिर प्लस ई का वैल्यू कितना लिख रहा 6 गुना, सी का वैल्यू 4 माइनस एफ का वैल्यू 3 गुना, डी का वैल्यू कितना 7। इसको सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आप लोग बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आप लोग देखेंगे 25 आएगा। क्या आएगा 25, एंड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2022 को बहुत ही अच्छा दिन था, दैट मीन्स आप लोग का आया था शनिवार था। कौन था ये, शनिवार था। आप लोग वैसे
पढ़िए कैलेंडर तो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2022 को 400 के रूप में तोड़ेगा तो टोटल आएगा 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 21 वर्ष बच गया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 21 वर्ष बच गया तो 2000 का ऑड ईयर कितना होता है? 2 होता है। अब 21 वर्ष का निकालेंगे तो 16 इसमें साधारण वर्ष आएगा, क्लियर है। अब 5 आएगा लीप वर्ष आएगा। तो देखिए साधारण वर्ष में तुम्हारा आपका ऑड डे होता है 1 होता है, और लीप ईयर में कितना होता है? 2 होता है। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 16 कम 16, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल कितना आ गया? 26 आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? 7 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पारा में 26 नहीं आता ना, तो 7 चौका कितना आ रहा है? शेषफल 5 बच रहा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखिए टोटल ये 26 आ गया था। अब एक दिन और बोलता तो 26 से 27 दिन, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 को 27 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। तो संडे में 6 जोड़ देंगे तो शनिवार आ गया। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए इजी क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो ईजी हो जाएगा। इसको हटाइए। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भी कारक सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग किया था? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आप लोग पढ़े होंगे निकेल को। निकेल के साथ साथ पैडमियम का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग करते हैं योगात्मक अभिक्रिया में। क्या लिख करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया में, डैट मीन्स एडिशनल रिएक्शन में करते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? सी को क्लिक कर देंगे। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले हाइड्रोजनीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, क्लियर है। और इसमें हम लोग जो उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं वह निकेल का करते हैं, साथ में पैडमियम का यूज करते हैं। ये दोनों को याद कर लीजिएगा। बातें करना चाहते हैं ऑक्सीकारक अभिक्रिया। तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो किसी तत्व को ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, क्लियर है। चलिए बाकी है बहुत सारा उतना। देखिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या कहते हैं? डैट मीन्स अगर आप लोग इंटरमीडिएट किए हैं साइंस से तो आप लोगों को पता होगा। देखिए एक होता है लैंथेनॉइड, एक होता है एक्टिनॉइड। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, सबसे पहले ये दोनों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और फ्रेंड इसे हम लोग एफ ब्लॉक के ग्रुप में भी रखते हैं। किस ब्लॉक में रखते हैं? एफ ब्लॉक के ग्रुप में भी इसे रखते हैं, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ से 2 चीज 4 चीज 5 चीज बताना चाह। देखिए लैंथेनॉइड जो होता है, देखिए लैंथेनॉइड्स जो होता है ना उसको 4F में भी बोलते हैं। अब 4F जो स्टार्ट होता है वह एलिमेंट नंबर 57 से स्टार्ट होता है जो कि 71 से ओवर होता है, क्लियर है। वही एक्टिनॉइड्स जो होता है ना वो 5F से स्टार्ट होता है, 5F से, क्लियर है। और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इसका जो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 89 से लेके 103 तक चलता है। इस चीज़ को याद रखेगा। और टोटल इसमें देखिएगा ना तो टोटल एलिमेंट आएगा 28 आएगा, यानी कि एफ ब्लॉक में कुल एलिमेंट की संख्या कितना हो गया? 28 होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सारे पॉइंट्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बातें करना चाहते हैं ट्रांजिशन संक्रमण तत्व। तो जो आप लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट कुल 40 एलिमेंट होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए एक अक्रिय गैस, तो नोबल गैस होता है उसे बोलते हैं अक्रिय गैस। इसमें कुल तत्वों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है, उन्हें विखंडन के लिए उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। हाँ करंट अफेयर के अनुसार बताना चाहता हूँ। बिहार के नवादा जिले में नया एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं? याद रखिएगा, अगेन आई रिपीट, ग्लिसरॉल को वसी अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड्स का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे? वसी अम्ल के साथ। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। चलिए और भी है कुछ? क्या बोलिएगा तो मैं सब समझा दूँ। देखिए पेप्टाइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, डायसैकेराइड्स क्या होता है, मैं सब का सब बता दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग को ज़्यादा हो जा रहा है ये, लेकिन अब मुझे देखिए मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले देखिए ओलिगोसैकेराइड्स। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th का 12th में मैं पढ़ा था ये। तो देखिए एक होता है डायसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो देखिए ओलिगोसैकेराइड, देखिए सबसे पहले डायसैकेराइड्स छोड़ देता हूँ, इस समय कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर आप लोग। देखिए यौगिक CH3 CH2 CH3 का यूपेक नाम बताना। सबसे पहले यूपेक का फुल फॉर्म जानिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3। 3 को बोलते हैं, देखिए 3 को बोलते हैं प्रोप। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोप कर देंगे, क्लियर है। अब सारे में अल्केन का पार्ट है तो प्रोपेन बोलेंगे। डैट मीन्स इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। अब प्रोपेन का सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं? देखिए C3H8 लिख सकते हैं, ये भी आप लोग को पता होगा। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है।
ब्यूटेन का क्या होता है C4H10 होता है। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखेगा। पेंटेन का क्या लिखा है C5H12 लिखेगा। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, पेंटेन वाला क्वेश्चन आता है। क्या बोलता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, शायद क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा है साइक्लो, ये मेरा दोस्त का पूछा है साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले साइक्लो का फॉर्मूला था CnH2n होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखिए CnH2n ये यूज करना पड़ेगा साइक्लो के लिए। तो साइक्लो में हमेशा रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो पेंट का होता है 5, तो यहाँ पे देखिए C का देंगे 5 और H 5 दूनी 10, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। क्लियर है। लेकिन इसका बोल रहा था आप लोग को कैसे डायग्राम बनाएगा, तो देखिए सबसे पहले रिंग 5 है ना, तो देखिए 2 2 4 और 1 5, इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर है। ये आप लोग का साइक्लोपेंटेन का था। एक आई रिपीट, साइक्लोपेंटेन का फार्मूला है C5 क्या लिखा हूँ H10 हो गया। अब बनाइए इसका रिंग स्ट्रक्चर। देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए कार्बन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। कार्बन अपने देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब देखिए कार्बन अपने साथ कितने 4 रखते हैं। देखिए 1 2 हो गया, तो एक यहाँ पे 3 लेंगे, एक यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 तो 3 4, यहाँ पे तो 1 2 है, तो यहाँ पे 3 मान लें, यहाँ 4 हो गया, 1 2 तो 3 4, 1 2 3 4। अब गिनिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना हाइड्रोजन 10 ना। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है तो गिन लीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए 2 2 4, देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड गिने 1 2, ये 3 आप लोग, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और एक 9 और एक 10, 11 और 11 हो गया ना। यहाँ 11 एक 12 एक 13 एक 14 और एक 15, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें 15 है, पाई बॉन्ड की संख्या 0 है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। देखिए एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और फॉस्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 2 है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए जो मैं बताऊँ ध्यान सुन, एल्युमिनियम है और इस सल्फेट है, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। एल्युमिनियम का 3 है और सल्फेट का 2 है, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, डैट मीन्स फ्रेंड्स Al2 कीजिए और SO4 का होल 3 कर दीजिए, आप लोग का आंसर होगा। क्लियर है। तो है हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को मोहब्बत से क्लिक कर दीजिएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, कुछ आयनों की संयोजकता। सबसे पहले एक होता है अमोनियम, तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4 होता है। क्लियर है। अब इसमें देखिए +1 होता है, यानी कि इसका +1 संयोजकता होता है। एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी HCO3, ये होता है माइनस में, तो इसका होता है -1 होता है। ठीक है, एक होता है फॉस्फेट का, तो PO4 यहाँ पे 3 माइनस में लेते हैं, दैट मीन्स इसका संयोजकता होता है 3 में। ये सारे पॉइंट्स को याद रखेगा। किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। क्लियर है। चलिए, और केरल के बारे में करंट अफेयर क्वेश्चन ये आप लोग के सामने याद रखें, केरल भारत का पहला डिजिटल साक्षरता राज्य होने वाला पहला राज्य बन गया। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और कर्नाटक के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए, कर्नाटक में जो यहाँ पे बजट जारी किया था पीवी सिद्धरमैया ने जारी किया था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भारत का भी 58वां टाइगर रिजर्व आया, जिसका नाम क्या है, मानस। क्लियर है, माधव माधव माधव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा से भी एक क्वेश्चन था, यूनेस्को के विश्व स्वास्थ्य इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पे रहा। किस राज्य में प्रायद्वीपीय के पठार के सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी स्थित है, तो अनायमुड़ी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ये आप लोग का केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये केरल में है। चलिए, टाटा IPL 2022 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, तो फ्रेंड्स मैं IPL 2022 का डिस्कस नहीं करूंगा, 2025 जो कि आप लोग देखे हुए होंगे 2025, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। क्लियर है, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे सारे को मैं सारे बता देता हूं। चलिए, सबसे पहले IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पे 2025 के बारे में बता रहा हूँ, 2025 में जो था, सबसे पहले ये टाटा नहीं था। आप लोग बताइए कौन सा IPL का था, यानी इसका IPL जो 2025 हुआ था उसका मेजबानी किसने किया था, मेरा माइंड में तो अभी स्किप है, मेरा माइंड में खुद नहीं किसने किया था, माइंड में मेरा नहीं है एकदम। ठीक है, आप लोग देख के बता दीजिएगा। ठीक है। इसका फाइनल जो हुआ था पंजाब किंग्स के बीच और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच था। बेंगलुरु ने जीता था और उसका कप्तान का था रजत पाटीदार था, जो क्वेश्चन में पूछ रहा। ठीक है, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, दैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता IPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला था, आप लोग को पता है। 1 मिनट, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, देखता हूँ थोड़ा सा IPL
हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए आईपीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 2025 में हुआ था। सबसे पहले इसका फाइनल मैच जो हुआ था, याद रखिए, तो मैं दिखा देता हूँ, समझा दे, यहाँ क्वेश्चन फिक्स आएगा। फाइनल मैच जो हुआ था आप लोग को पता होगा, आरसीबी, आप लोग देखे भी होंगे और आप लोग सपोर्ट भी किए होंगे। आरसीबी वर्सेस किसके बीच हुआ था? पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था। पंजाब किंग्स के बीच में थे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कहाँ पे हुआ था, तो फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद में हुआ था। क्लियर है? फाइनल हुआ था 3 जून 2025 को। इसका स्पॉन्सर कौन था? टाटा ग्रुप ही थे। कौन थे ये? टाटा ग्रुप थे। इसमें कुल आईपीएल में कुल 10 टीम भाग लिए थे। क्लियर है? अब विजेता कौन बने थे? अपना आरसीबी। उप विजेता कौन बने थे? पंजाब किंग्स। क्लियर है? हाँ, ऑरेंज कैप इस बार किसे मिला था? साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन को। वही पर्पल कैप किसे मिला था? प्रसिद्ध कृष्णा को। अब प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या को मिला था। अब कुणाल पांड्या के बारे में बताना चाहता। कुणाल पांड्या देखिए 2017 के आईपीएल जब मुंबई इंडियंस में, तभी फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था, और 2025 का भी मिला था। ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? हाँ, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज, देखिए याद रखिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज 2025 आईपीएल का, 2025 का, तो 2025 का जो मिला मैं लिख देता हूँ, साई सुदर्शन को। ये क्वेश्चन मैं खुद भूल गया था लेकिन याद आ गया, तो साई सुदर्शन को मिला, या याद कर ले, साई सुदर्शन को मिला है। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ याद रखिएगा, फेयर प्ले अवार्ड 2025 में मिला किसको? सीएसके को। किसको मिला? ये सीएसके को मिला। क्लियर है? और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी मिला था सूर्य कुमार यादव, यानी SKY को मिला। क्लियर है? और सबसे कम गेंदों में शतक किसने लगाया था? वैभव सूर्यवंशी ने। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आईपीएल का चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा आईपीएल का चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल है। अरुण धूमल। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 2026 आईपीएल के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के केकेआर ने से खरीदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो इस क्वेश्चन को तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन हाँ आ चुके हैं लोग। 82 नंबर क्वेश्चन को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके रिगार्डिंग बताएं क्या लिख रहा है। एक मीनार की ऊंचाई उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात 57/19√3 है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कर। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी से मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितना लिख रहा? 57 लिख रहा, और दूरी लिख रहा 19√3 लिख रहा। क्लियर है? तो इसका उन्नयन कोण निकालना, यानी यहाँ का वैल्यू कुछ मत करिए, 57 है। 57 को फ्रेंड्स आप लोग क्या किया? 19√3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 19 का पार में 57 3 बार में आता है। क्या आता है? 3 बार में। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए ना, तो √3/√3, दैट मीन्स यहाँ पे √3 कट गया, 3/√3। एक मिनट, अभी मैं क्या किया हूँ देखिए, आप लोगों को क्या करना था? 57 था और यहाँ पे था 19√3 आ गया। क्लियर है? 19 का पारा में 3 बार में आ गया। क्लियर है? 3 को लिख सकते हैं आप लोग, √3 3 कर गया, तो √3। आप बताए tan कितना का वैल्यू √3 होता है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा tan 60 का होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 30 और 40 के बीच मध्य मूल बिंदु क्या होगा? जब भी दोनों का मूल बिंदु से दूरी पूछते हैं तो दोनों का स्क्वायर का सम कर देते हैं। 30 का स्क्वायर होगा 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 और 900 का सम होता है 2500, 2500 किसका वर्गमूल होता है? 50 का होता है। दैट मीन्स फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 50। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन, यदि 8 3 x 6 और 27 समानुपात में है तो x किसके बराबर होगा? कुछ नहीं करना। देखिए 8 लिख देंगे, यहाँ पे 3x है तो 3x कर देंगे बराबर, ये 6 कर देंगे, यहाँ पे 27। देखिए 8 का पारा में 27 9 बार में आता है। क्लियर है? 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 2 का पारा में 4 बार आता है, 4 दिए 12 आंसर हो गया, तो 12 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए दो वृत्त को मैं खींच दिया, एक वृत्त और ये वृत्त। अब इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो उभय स्पर्श रेखा मीन्स क्या होता है? टेंजेंट। देखिए एक हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से भी हो रहा आप लोग का 3 और एक यहाँ पे 4, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 4। अगेन आई रिपीट, दो वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 4 होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन का स्किप, ये सब स्किप है, ये सब देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। बस कुछ ही बचा है। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग का रैंकिंग का है। एक व्यक्ति, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिख रहा है। एक व्यक्ति 45, एक पंक्ति में 45 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। व्यक्ति ये दाईं ओर से 17वां है, उसे मौजूदा स्थान में बाईं ओर से चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? कुछ नहीं करना। देखिए टोटल 45 है, व्यक्ति एक का दाईं ओर से स्थान 17वां है। ठीक है, तो एक का दाईं ओर से स्थान कितना होगा? तो देखिए 17 था प्लस 4 कर दिए, तो 17 4 कितना हो गया? 21 हो गया। अब एक का बाईं ओर से स्थान टोटल 45 था ना, 45 प्लस क्या कर, 45 माइनस होगा नहीं, 45 माइनस 21 प्लस 1 कर दिए, टोटल कितना आ गया? 25 में आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये।
चलिए, अब कुछ वैसा क्वेश्चन है नहीं, नहीं तो मैं, हाँ कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको करंट से मैं जोड़ दूंगा। हाँ, इसको कुछ था क्या, ये नहीं, अरे ये देखता हूँ। निम्नलिखित में कौन कौन सा युग्म समावयवियों को व्यक्त करता है? सबसे पहले फ्रेंड्स, समावेता आप लोग जानते होंगे। समावेता उसे कहते हैं, क्या लिख रहा समावयवी? तो फ्रेंड्स, समावेता उसे कहते हैं, समावयवी यानी जिसका अनुसूत्र सेम होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग होता है उसे। तो देखेंगे अनुसूत्र सेम, पहला देखिए CH4 है C2S, ये तो पहला अनुसूत्र गलत हो गया। सेकंड भी देखिए अलग हो गया। अब देखते हैं सी में, तो सी में देखें कार्बन की संख्या 2 है, एच का संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 है, एच का संख्या 6 है, ओ की भी संख्या 1 है, यानी 2 6 कन्फ्यूजन दूर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। वही ऑप्शन डी को देखते हैं, तो कार्बन का संख्या इसमें देखिए 2 2 इक्वल है, लेकिन एच यहाँ पे 4 है, 2 है, तो अलग हो गया ना। तो समावयवी आप लोग पढ़े होंगे, समावयवी उसे कहते हैं जिसका अनुसूत्र समान होता है। लिख देता हूँ, देखिए जिसका अनुसूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, समान होता है, यानी एक जैसा होता है, लेकिन संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग होता है। हो नहीं यार यहाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समावयवी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, AEPC का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखें AEPC, तो AEPC तो AEPC का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। क्लियर है? चलिए बातें करना था आधार कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग आधार कार्ड का भी, अभी कौन है, भुवनेश्वर कुमार है इसका, ठीक है, CEO है। चलिए, कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर QR कोड स्टोर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 7089। ना एक कन्फ्यूजन है, नहीं, इस पर ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना 2022 शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने किया। क्लियर है? अगला, कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? आ चुके हैं अंडर 19 विश्व कप 2022 के बारे में। तो चलिए अंडर 19 विश्व कप के बारे में डिस्कस कर देंगे, इसके साथ साथ और भी कुछ हुआ होगा तो उसके बारे में बात कर देते हैं। तो यहाँ पे 2022 का हमको डिस्कस नहीं करना है। सबसे पहले बात है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें अंडर 19 ICC महिला वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? और ICC अंडर 19 तो इस बार हुआ नहीं था, तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है इसके बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए इस बार का, ध्यान से सुनेगा, इस बार का ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबान देश था भारत और श्रीलंका था, जिसका फाइनल मैच हुआ था DY पाटिल स्टेडियम नई मुंबई में, और इसका विजेता भारत रहा। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना, उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा है। क्लियर है? चलिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 14 सितंबर को। क्लियर है? वही 14 मार्च को क्या मनाते हैं? पाई दिवस मनाते हैं। क्लियर है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 6 अप्रैल को कोई दिवस मनाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया? तो हमें जनवरी 2022 नहीं बल्कि जनवरी 2026 के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, क्या लिख रहा है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो इसका राइट आंसर मुख्य आर्थिक सलाहकार। अभी जो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो चुनाव किया गया है, मुख्य राष्ट्रीय आर्थिक, अभी विश्व देखिए अनंत नागेश्वरम को याद रखिए। अभी मैं बता रहा हूँ ना 2026 के लेटेस्ट बता रहा नहीं, 2025 का मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है वी अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देगा। 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो वही तो अभी भी है जो कि 2027 तक रहेंगे, हम भी गलती किए हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार 2022 में किसे नियुक्त किया गया था? वी अनंत नागेश्वरम। और ये कब तक रहेंगे? 2027 तक रहने वाले हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बातें करना चाहते हैं कुछ कम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। चलिए वैसा कुछ है नहीं तो मैं और बता देता, ठीक है? तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा। देखिए कहीं कन्फ्यूजन हुआ आंसर को आप लोग मैच कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा हमारा, अच्छा ही लगा होगा जिस टाइप से मैं बताया हूँ, सारे साइंस का मैथ्स का क्वेश्चन को जी तोड़ के बताया हूँ। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो का नीड होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाय, सागर कुमार, थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।